नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वंस अगेन वेलकम बैक टू स्टैंड अप क्लासेस। तो दोस्तों, आज का जो ये क्लास है आप सभी के लिए बेहद और बेहद स्पेशल होने वाला है, क्योंकि काफ़ी प्रयासों के बाद फिजिक्स के टोटल 1000 प्रश्न तैयार किए जा चुके हैं और डेली आपको एक क्लास दिया जाएगा इस फिजिक्स मैराथन के नाम से। और इसमें इस 1000 प्रश्नों से टोटल आपको 50 प्रश्न डेली कराए जाएंगे। तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा फिजिक्स मैराथन का, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये जो 1000 प्रश्न है ये आप ही के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया गया है और ये पूरी गारंटी है मेरी तरफ से कि यहाँ से सीधे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बने रहेगा हमारे साथ में इस क्लास के अंत तक, ताकि कोई भी प्रश्न छूट ना सके। और साथ में रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी प्रश्न फिजिक्स के कराए जा रहे हैं इन्हें कहीं नोट कर लीजिए, नोट बना लीजिए। तो चलिए क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं। तो भाई, अब प्रश्नों को देखने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आपको भी पता है कि ये बरसात का मौसम है और इस समय हर जगह मौसम ख़राब चल रहा है। तो इस समय हमारे वहाँ भी जो है बारिश हो रही है, तो आपको नॉइज़ जो है थोड़ा सा देखने को मिल सकता है बैकग्राउंड में। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, जल में तैरना न्यूटन की गति के कौन से नियम के कारण संभव है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, देख लीजिएगा। तो जल में तैरना न्यूटन की गति के कौन से नियम के कारण संभव है। तृतीय नियम के कारण। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि जो न्यूटन का तीसरा नियम है वो ये कहता है कि जब आप किसी चीज़ पे फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो वो वस्तु भी आपके पे ठीक उतना ही बल लगाती है, किसके अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब कि आप उस पर लगा रहे हैं और वो आपके पे लगा रही है, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में बल लगता है। ठीक है, और कितना लगता है, जितना फोर्स आप उसके पे लगाते हैं उतना ही फोर्स वो आपके पे लगाती है। ठीक है, तो टोटल फोर्स कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। चलिए अब क्या है, अगला प्रश्न है, कृष्णा छिद्र यानी ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, एस चंद्रशेखर ने किया था। किसने किया था, एस चंद्रशेखर ने किया था। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, ज्योति फ्लक्स जो होता है किसका मात्रक है। तो ज्योति फ्लक्स किसका मात्रक है, ल्यूमेन का है। किसका है, ल्यूमेन का। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं। तो कौन सी तरंगे जो है शून्य में यानी खुले आकाश में जहाँ पे ग्रेविटी ना हो, ठीक है, शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं। तो ध्वनि तरंगे। ठीक है, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ध्वनि तरंगों को फैलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ग्रेविटी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जब तक ग्रेविटी और जो है नहीं मिलेगी इन्हें, तब तक ध्वनि तरंगे जो है फैल नहीं सकती हैं। तो शून्य में मतलब कि एक ऐसे खुले आसमान में जहाँ पे ग्रेविटी 0 हो, वहाँ पे ध्वनि तरंगे काम नहीं करती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, हमेशा ऐसे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आते हैं। तो जो मानव आँख होता है उसकी रेटिना पे जो है किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, रियल तथा उल्टा होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित की जाती है। तो जो आँख का आइरिस होता है, ठीक है, आपको ही पता होगा, आइरिस के द्वारा जो आँख में प्रकाश जो है अंदर जाता है उसको नियंत्रित किया जाता है कि कितना लाइट एक बार में पास होता होगा। क्योंकि अभी देखिए क्या है, जब आप किसी कमरे में होते हैं अंधकार जहाँ पे हो, और फिर उसको आपको जो है कुछ देर बाद अंधकार से निकाल के जब डायरेक्ट में आपको प्रकाश में लाया जाता है, तो आपकी आँख थोड़ी सी सिकुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उस समय जो है आपकी आँख जो है जो फ्लक्चुएट होता है लाइट आपकी आँखों पे, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती है, और जो आइरिस होता है उस प्रकाश को फिर से जो है सहन करने की जो है शक्ति बनाता है, और उस हिसाब से प्रकाश आँख के अंदर लेके जाता है। ठीक है, पास करता है कि जितना सहन हो सके। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा क्या लिखा हुआ है, आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है, आइरिस के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती हैं, देखिएगा बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती हैं तब केवल किससे प्रतिवर्तित प्रभावित होंगे। तो केवल किससे प्रतित्रय प्रभावित होंगे, तरंगदैर्ध्य तथा वेग से। ठीक है, किससे होंगे, तरंगदैर्ध्य तथा वेग से। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पानी में डुबोई एक क्षण किसके कारण मुड़ी हुई प्रतीक होती है। तो वो किसके कारण मुड़ी हुई प्रतीक होती है, प्रकाश के अपरिवर्तन संवृत्ति के कारण। ठीक है, किसके कारण, प्रकाश के अपरिवर्तन संवृत्ति के कारण। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका, किसी तुल्यकाई उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो किसी भी मतलब आप देख लीजिए, जो भी तुल्यकाई उपग्रह होते हैं लगभग पृथ्वी से जो उनकी ऊंचाई रखी जाती है वो एटलीस्ट 36,000 किलोमीटर होती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो तब बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है, तो अनंत संख्या में प्रतिबिंब वहाँ पे बनते हैं। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, जब कोई भी वस्तु दो समांतर
जो है समतल दर्पणों के बीच में रखी जाती है तो उस समय जो प्रतिबिंबों की संख्या होती है वो अनंत बनती है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका, महासागर में डुबोई हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये तो हमेशा पूछा जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सोनार का। ठीक है, किसका किया जाता है? सोनार यंत्र का। अगला प्रश्न आपका, ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितने भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? तो जो ट्यूबलाइट में जो ऊर्जा व्यय होती है तो उसका लगभग कितना भाग जो है प्रकाश में परिवर्तित होता है? 60 से 70%। ठीक है, 60 से 70% जो उसका भाग होता है वो क्या होता है? प्रकाश में परिवर्तित होता है। बाकी क्या होता है? वहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका, धूप से बचने के लिए छातों में रंग संयोजन किस प्रकार उचित हैं? ठीक है, तो धूप से बचने के लिए जो है छाते में रंग संयोजन किस प्रकार उचित है? तो ऊपर सफ़ेद रहे और नीचे काला रहे, ये रंग संयोजन अगर रहेगा तो आप आसानी से जो है धूप से बच सकते हैं छाता लगा करके। अगला प्रश्न आपका, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो जो ध्रुवण प्रक्रिया होती है, ठीक है, पोलराइजेशन जिसको बोलते हैं, वो आपका प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो पृथ्वी के 1/6 भाग जो है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। याद कर लीजिएगा, ठीक ना, 1/6 पार्ट। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? तो चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? एस चंद्रशेखर के सम्मान में। ठीक है, याद कर लीजिएगा। और इन्होंने जो है ब्लैक होल की थ्योरी प्रतिपादित की थी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुमति कितनी आवृत्ति सीमा में होती है? तो देखिए, जो मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति होती है, ठीक है, उसकी जो आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 20 हर्ट्ज से वो साउंड कम है तो वो व्यक्ति को सुनाई नहीं पड़ेगी। तो 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की जो है साउंड को वो आसानी से सुन सकता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ध्वनि कंपन होगा तो आसानी से उसे समझ में आएगा, उस आवृत्ति को वो आसानी से जो है क्या होगा? कैच कर लेगा। अगला प्रश्न है, याद कर लीजिएगा, 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, 20 से कम होगा तो उसको जो है वो सेंस नहीं कर पाएगा। अगला प्रश्न आपका, कुलिज नलिका का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो कुलिज नलिका का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? आप 10th में पढ़े होंगे, एक्सरे किरणें। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? तो जब जर्मेनियम की जाली में, ठीक है, आर्सेनिक के परमाणु डाले जाते हैं तो वह सेमीकंडक्टर बन जाता है। याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका, दूर की वस्तुओं की निरीक्षण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दूरदर्शीय प्रकाशीय का जो है प्रयोग किया जाता है। दूरदर्शीय प्रकाशीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? दूर की वस्तुओं का निरीक्षण करने के लिए। चलिए, जिसे हम लोग दूरबीन कहते हैं। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टिकोण दूर करने के लिए कौन सी लेंस का उपयोग किया जाता है? नतोदर लेंस का। किसका? नतोदर लेंस का। तो निकट दूरदृष्टि दूर करने के लिए हमेशा याद कर लीजिएगा, निकट दूरदृष्टि दोष के लिए हमेशा नतोदर लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है। किसका? नतोदर। अगला प्रश्न आपका, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान की कौन सी राशि प्राप्त होती है? तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से जो है द्रव्यमान की कौन सी राशि प्राप्त होती है? भौतिक राशि। अगला प्रश्न आपका, चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग है, उनके क्या पहने रहना चाहिए? ठीक है, तो क्या है एक बार फिर प्रश्न देख लीजिए। तो जो व्यक्ति चश्मा पहनते हैं, ठीक है, तो चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग है। ठीक है, तो उन्हें क्या पहने रहना चाहिए? हमेशा चश्मा पहने रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रकाश के प्रकारों में से नीला और लाल पौधों द्वारा क्या होता है? तो वो तीव्र अवशोषण होता है। ठीक है, तो जो प्रकाश की जो प्रकार होते हैं उसमें से जो नीला और लाल होता है, ठीक है, उसमें से पौधे क्या करते हैं? इन दोनों को जो है तीव्र मात्रा में अवशोषण करते हैं इनका। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, किसको नली में तंतु को गर्म करके पैदा करते हैं? तो श्वेत प्रकाश को जो है नली में तंतु गर्म करके पैदा करते हैं। तो जो श्वेत प्रकाश होता है, ठीक है, उसको जब तक हम लोग जो है क्या करते हैं, इसको पैदा करने के लिए नली में जो है तंतु गर्म करते हैं, तब जाकर के श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किसको बनाने में किया जाता है? तो जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम है उसको जो है किसको बनाने में प्रयुक्त किया जाता है? जनित्र को बनाने में। अगला प्रश्न है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किसके माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो लगभग यदि 20 डिग्री सेल्सियस पे देखा जाए, ठीक है, ताप पे देखा जाए, टेम्परेचर पे, तो लोहा में जो ध्वनि की गति होगी वो अधिकतम होगी।
अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। देखिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में 10 बार से ज़्यादा पूछा जा चुका है। तो नेत्रदान में दाता की आंख की जो है किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, कार्निया को। आपको भी पता है, आपको जो है 6th 7th 8th 9th 10th से ही बताया जा रहा है। अगला प्रश्न आपका, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। तो प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है, कांच के बीच से। अगला प्रश्न आपका, मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है। तो जो रेटिना भाग होता है, ठीक है, आंख का, उसी पे जो है जो मानव की आंख होती है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है, ठीक है। तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है मानव आंख के रेटिना भाग पे बनता है। अगला प्रश्न आपका, पूर्ण विवरण उत्तम मापी किसके सिद्धांत नियम पर आधारित है। तो जो पूर्ण विवरण उत्तम मापी किसके सिद्धांत पर ये आधारित है, तो स्टीफन के सिद्धांत पे, ठीक है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद है, अति लघु समय अंतरालों को सही कराने के लिए कौन सी घड़ियों का प्रयोग किया जाता है, परमाणु घड़ियों का, ठीक है। अब देखिए ये परमाणु घड़ी कौन प्रयोग करता है, जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो लोग जो है परमाणु घड़ी का प्रयोग करते हैं। क्या, एक बार फिर देख लीजिए। तो अति लघु समय मतलब कम से कम समय के अंतरालों में सही कराने के लिए, जैसे देखिए जैसे कम से कम समय में कराने के लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए केमिकल रिएक्शंस आपको कराने हों, ठीक है, या फिर कोई ऐसा जो है रिएक्शन कराना हो जिसमें आपको टाइम रिकॉर्ड करना हो और सेकेंड से भी छोटे, ठीक है, सेकेंड से भी छोटे यूनिट में आपको टाइम रिकॉर्ड करना हो, तो उस समय वहाँ पे परमाणु घड़ी का जो है प्रयोग किया जाता है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत है, ठीक है, वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, हाइगेंस के द्वारा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, एक हार्स पावर जो है कितने वाट के बराबर होता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 10 बार से ज़्यादा पूछा जा चुका है, 746 वाट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किसके माध्यम से आती है। तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किसके माध्यम से आती है, विकिरण प्रकार के जो है संचार के कारण, ठीक है, याद कर लीजिएगा, विकिरण प्रकाश के संचार के कारण। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है, यूरेनियम के द्वारा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है, याद कर लीजिएगा, 40 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो सेल्सियस जो होता है, जो सेल्सियस पैमाना होता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट का जो स्केल होता है वो कितने डिग्री के बराबर होता है, 40 डिग्री के, ठीक है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद है, परमाणु बम में विस्फोटक में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके परिवर्तन के कारण निकलती है। तो जब द्रव्य ऊर्जा परिवर्तन होता है, ठीक है, तो उसके कारण परमाणु बम में जो है विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा जो है निकलती है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो वो किसके कारण होता है, वो द्रव्य ऊर्जा के परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। तो हमारा अगला प्रश्न है, जल सर्वोच्च विशिष्ट किसका मान होता है। तो जल सर्वोच्च विशिष्ट किसका मान्य होता है, उष्मा का। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है। तो सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है, अवरोक्त किरणें जो सूर्य की होती हैं, ठीक है, वही किरणें सोलर कुकर को गर्म कर देती हैं। अगला प्रश्न आपका, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, न्यूटन ने किया था। आप ये नियम कई बार पढ़ चुके होंगे, ठीक है, 9th 10th में ही आपको ये नियम पढ़ाया गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है, 10 बार से ज़्यादा पूछा जा चुका है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष से जो है पीड़ित व्यक्तियों के चश्मों में कौन सा लेंस लगाया जाता है, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं। तो जो प्रकाश तरंगे हैं वो एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, शीत ऋतु के दिनों में जो है जब मौसम साफ होता है तो उस समय हमें सबसे ज़्यादा क्या महसूस होता है, उस समय सबसे ज़्यादा हमें जो है शीत ऋतु में जब मौसम साफ होता है तो उस समय हमें जो है सबसे ज़्यादा ठंड महसूस होता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देख लीजिए। थोड़ा मैं इसे नीचे कर लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ मैंने इसको नीचे कर लिया। हाँ, प्रासद तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। तो प्रासद तरंगों को सबसे पहले किसने जो है सीटी बजाकर उत्पन्न किया था, गाल्टन ने। अगला प्रश्न देख लीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी। तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी, मैक्सवेल ने किया था। किसने किया था, मैक्सवेल ने। अगला प्रश्न है, क्यूरी रेडियो एक्टिव किसकी इकाई का नाम है। तो क्यूरी रेडियो एक्टिव किसकी इकाई का नाम है, धार्मिकता का, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी का। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी कैमरे का फिल्म भाग किसकी तरह कार्य करता है।
तो जो फोटोग्राफिक कैमरे का भाग फिल्म जो है भाग वो जो है किस तरह का काम करता है, आँख की रेटिना की तरह काम करता है। अगला प्रश्न है जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने किया था। ये तो बेहद महत्वपूर्ण है और आप लोग ये कक्षा 4-5 से ही पढ़ते आ रहे हैं और कई बार आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो बाकी आज के इस मैराथन क्लास में बस इतने ही प्रश्न। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप, जैसा कि आपको भी पता है कि ये क्लास बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो को लाइक का टारगेट है 600। अब मुझे पता है आप लोग ये टारगेट पूरा ज़रूर कर देंगे। बाकी चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी मुझे एयरफोर्स XY ग्रुप के कैंडिडेट देख रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा नोटिस है, देख के जाइएगा। तो चलिए देख लेते हैं। पहले जो भी मुझे एयरफोर्स XY ग्रुप और NDA के कैंडिडेट देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि परीक्षा पे एयरफोर्स XY ग्रुप और NDA के लिए प्रीमियम टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुका है। और मैं आपको बता दूं इन सारे टेस्ट सीरीज को मैंने खुद टेस्ट किया है और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बेस्ट हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसमें जो इंग्लिश वाला सेक्शन है उसे राम सर ने तैयार किया है। तो इसमें आपको एक टेस्ट सीरीज़ में टोटल 30 सेट्स मिलेंगे, जिसे सॉल्व करने के बाद आप अपने आप को एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल परफेक्ट महसूस करेंगे। तो आपको अभी जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में परीक्षा का लिंक मिल जाएगा, जाकर के आप इन टेस्ट सीरीज़ को खरीद करके सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। अगर बात कर लें कॉस्ट को लेकर के, तो आपको ये टेस्ट सीरीज़ 279 रुपये का पड़ेगा। लेकिन ये जो स्क्रीन पे आपको कूपन कोड दिखाई दे रहा है स्टैंडअप 40, वहाँ पे इसे यूज कीजिएगा, यानी इस कूपन कोड को वहाँ पे यूज कीजिएगा तो आपको टोटल वहाँ पे 40% का डिस्काउंट यानी छूट मिल जाएगा। तो आपको फिर ये 279 की जगह 160 या फिर 170 में पूरा टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा। तो देर किस बात की, जाइए टेस्ट सीरीज़ खरीदिए और फटाफट सॉल्व करना शुरू कर दीजिए।